नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं भाई उत्तर प्रदेश के बजट के साथ। एंड सॉरी, थोड़ा सा 5 मिनट सेशन लेट हो गया बिकॉज नहीं क्लास है, राहुल सपना क्लास है। मैं 5 मिनट थोड़ा सा लेट हुई बिकॉज थोड़ा सा जाम लगा हुआ था और मैं जाम में फंस गई थी। ठीक है, तो उसे जल्दी जल्दी से मैं भाग करके आई हूँ। मैंने कहा क्लास तो लेनी है मुझे। तो राहुल सपना, धनंजय, शिवम सिंह, सत्यम, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए अब क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार एग्जाम में अगर हम बात करें तो पूछा भी जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित जो चीजें हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या कितना बड़ा बजट था इस बार उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इस बजट में क्या क्या चीजें आपकी शामिल थी, इस बजट के तहत कौन कौन सी योजनाएं या फिर अदर चीजों किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस बजट के तहत डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए क्लास कर लेते हैं शुरू और देखते हैं भाई कि क्या है आज इस यूपी बजट के अंदर, कितना बड़ा बजट पेश हुआ था और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपकी शामिल थी। तो ये है उत्तर प्रदेश का बजट, कौन सा, 2025 एंड 26। तो इसी से रिलेटेड यहां पर डेट देख लेते हैं, तिथि जो इसकी है कि भैया कब ये बजट आया था, कब पेश होने की तिथि थी। तो 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को 2047 तक यहां पर पूर्णतया विकसित राज्य बनाने का एक जो सपना है वो सरकार लेकर के आई है। और इसी सपने के तहत सरकार ने अभी कुछ 15-20 दिन पहले 24 घंटे जो सेशन है वो चलाया था विधानसभा में। 24 घंटे डिस्कशन हुआ था और उस 24 घंटे के डिस्कशन की सबसे बड़ी बात क्या थी, वो ये थी कि किसी भी वहां के जो सांसद विधायक थे किसी के पास भी प्लान नहीं था कि हमें कैसे 2047 तक उत्तर प्रदेश को पूर्णतया विकसित करना है। अरबाज खान गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की उपलब्धि थी कि यहां पर बुलाया जाता है सेशन में, पूछा जाता है एमपी से भाई कि आपकी क्या राय है, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और उनके पास कोई प्लान नहीं होता है और 24 घंटे सेशन चलता है। ठीक है, आगे आते हैं, पेश करने का स्थान तो उत्तर प्रदेश विधानसभा। आगे आ जाते हैं, बजट हमारा था कितना बड़ा, कितने लाख करोड़ का बजट यहां पर पेश किया गया था। कोई बात नहीं अरबाज, मैं भी जस्ट अभी लेट ही आई हूं, 5 मिनट थोड़ा सा, क्लास अभी शुरू हुई है। नमस्ते धनंजय जी। कुल बजट की अगर हम बात करें तो इसका आकार क्या था, तो लगभग 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं हम पैसा नहीं है इंडिया के पास, और देखो हमारा स्टेट कितना बड़ा बजट पेश कर रहा है। और बड़ा बजट कैसे, तो देखो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2024 और 25 में जो बजट आया था उसके मुकाबले इस बार का जो बजट है वो 9.8% अधिक पेश किया गया था, ज्यादा पेश किया गया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आईएएस 2025-26 फाउंडेशन बैच लिया है पर 2 ही क्लास चल रही हैं। तो मोनिका शायद में भी देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज, तो आप टेक्निकल टीम से एक बार कंसर्न करिए, बातचीत करिए, आपके पास वहां पे नंबर भी दिए गए होंगे और क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं, क्या इशू है, तो शायद वो आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं। बिकॉज इसका मुझे नॉलेज नहीं है कि आपके बैच में क्या इशू आ रहा है। राइट, तो आप एक बार टेक्निकल टीम जो होगी, जो सपोर्ट टीम होगी, आप उसको कॉल करके पूछेंगे तो वो शायद आपको बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। ये जो बजट है, इस बजट में आप देखोगे तो 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश की आपकी कुछ योजनाएं कवर करी थी जो मेन थी, इंपॉर्टेंट थी, और इस बार भी आपकी लगभग 28,000 करोड़ की योजनाएं सरकार लेकर के आई है। जो लक्षित क्षेत्र इनके कौन कौन से हो जाते हैं, ये महिलाओं से संबंधित है योजनाएं आपकी, बेरोजगार जो युवा हैं उनसे संबंधित है, ये आपकी शिक्षा से संबंधित हो जाती हैं, और जो आपके छात्र या फिर आप कह दो SC ST ये सारी हो जाते हैं, उनसे संबंधित हो जाती है। सौम्या मैम पीडीएफ अभी नहीं मिला है। ओके, तो मैम आप पीडीएफ नहीं बता रही हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे पास फिलहाल तो अभी सॉरी कहने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं
आपको जो ये जो क्लास खत्म होती है तो क्या इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं मिलता है, मतलब कोई भी लिंक नहीं रहता है? एक सेकंड रुको, मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि क्या लिंक डाला गया है नहीं डाला गया है, ताकि आप लोगों को बाकी फर्दर कोई इशू ना हो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बस 2 मिनट रुकिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। लाइव में कहाँ पर आपके, ओके ये हमारी कल की क्लास है राइट, यूपी स्पेशल पर्यटन स्थल हम लोगों ने कल कवर किए थे। हिंदी मीडियम बैच, इंग्लिश मीडियम बैच, कैरियर विल ऐप। अच्छा इसमें देखो आपका टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है नीचे लिंक में, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैरियर विल टेलीग्राम से, ठीक है, कैरियर विल टेलीग्राम से एक ऐप दिया हुआ है। आप लोगों ने इस पे जाकर के क्या रजिस्टर किया है, मतलब ये टेलीग्राम वाला जो चैनल है वो ज्वाइन किया है या नहीं किया है? मे बी ये जितने भी आपके पीडीएफ आते हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, तो एक बार टेलीग्राम चैनल देख लेना। सॉरी शिवम सिंह, मैंने बोला था कि मैं पीडीएफ देख लूंगी और लिटरली मैंने कहा भी था जाकर के, अब यहां पर अभी तक क्यों नहीं अपडेट हो पा रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ राइट। ओके आमिर खान, तो आप एक बार देख लीजिएगा जाकर के प्लीज, ठीक है। यहाँ का टेलीग्राम चैनल एक बार आप ज्वाइन करके देखना, क्या टेलीग्राम में भी नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये जो 28,478 करोड़ की ये जो योजनाएं थी आपकी, ये जो सरकार लेकर के आई है, ये आपके युवा वर्ग, महिलाओं, शिक्षा, इनसे संबंधित थी। देख लिया प्रशांत शर्मा मैंने आपका कमेंट। आगे आ जाते हैं, प्रमुख बिंदु क्या हो जाते हैं इसके। तो अब क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार? सर्वांगीण विकास होना चाहिए भाई यूपी का, और इस सर्वांगीण विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रही है, ठीक है। इसी सर्वांगीण विकास के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रही है। ठीक है, आगे बातचीत कर लेते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या चीजें हो जाती है। इस सर्वांगीण विकास के तहत कौन कौन से आपके वर्ग शामिल हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक चीज जरूर आपको कुछ अलग सी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम इसे सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखना की जो अवधारणा है, इसके अनुरूप हम अपना बजट लेकर के आए हैं। यानी कि हर जगह योगी जी कह रहे हैं कि भाई हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। देखिए कोई बुराई नहीं है, मैं हमेशा कहती हूं कि कोई बुराई नहीं अपने धर्म का पालन करने में, अपने धर्म के लिए बेहतर प्रयास करने में। थैंक यू अरबाज। लेकिन जब हम हर जगह पर, अभी विकास की बात हो रही है, यहां पर बजट की बात हो रही है ना, अब यहां पर जबरदस्ती सनातन धर्म को घुसेड़ दे तो ये अच्छी बात नहीं हो जाती। आप देखो कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि वो देश उस समय धराशाही हो जाता है जहां पर पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर होती है, जहां पर मानवता की बजाय धर्म सर्वोपरि हो जाता है, जहां पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, सिर्फ धर्म के नाम पर। तो ये बहुत ही गलत चीज है कि हम जो लॉजिकल चीजें हैं उसमें भी धर्म को ले आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम भाई मैं योगी जी को पसंद नहीं करती हूँ, पर्सनली मुझे योगी जी का जो काम करने का तरीका है वो सही लगता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन हर जगह जो हम धर्म और इन सारी चीजों का नाम लेकर के जो चीजें करते हैं वो आपकी गलत हो जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है इस बजट में कि हम क्या करेंगे, जो किसान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर विशेष ध्यान देंगे। आपकी क्लास दिल्ली से चल रही है लाइव अभी। आगे बात करते हैं, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी, ऐसा उसने संकल्प लिया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इसे, जैसे मैंने बताया कि सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिना की जो अवधारणा है उसके तहत कार्य किया है। आगे आ जाते हैं, अब उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बजट तो देख लिया, लास्ट ईयर से बजट हमारा 9.8% ज्यादा है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन यहां पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाती है यूपी में? अच्छा आपको भी पता होगा
कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर सबसे ज्यादा लेबर्स कहीं से आपको देखने को मिलेंगे, वो कहां से होते हैं? यूपी एंड बिहार से होते हैं। सबसे ज्यादा लेबर्स कहां से आएंगे आपको? यूपी एंड बिहार से होंगे। यानी कि यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हो जाते हैं जहां पर शायद इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर डेवलप नहीं कर पा रहा है, या फिर लोगों को रोजगार उन्हीं के स्टेट में नहीं मिल पा रहा है, जिसमें मैं बिहार को फर्स्ट प्लेस पर रखूंगी, यूपी को सेकंड प्लेस पे रखूंगी, राइट? क्योंकि बिहार में तो और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ है। बिहार की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में दो ही वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बिहार के बारे में बात करो तो वहां पर इतना गरीब व्यक्ति है, या तो उसके पास खाने के लिए नहीं है, और या तो इतना अमीर है कि वो बहुत लेविश लाइफ जी रहा है। और जो लोग कहते हैं ना मैं बिहार से हूं, एक्चुअल में जो बहुत लेविश लाइफ बिहार में रहते हैं या मतलब जी रहे हैं, वो बिहार में एक्चुअल में रहते नहीं है, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नो, दे आर नॉट बिहारी। वो हमेशा ही बाहर रहे हैं अपने घर से, वो हमेशा ही दिल्ली में पढ़े हैं, मुंबई, चेन्नई, यहां पर पढ़े जाकर, नहीं तो वो फॉरेन में रह रहे हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार के। जबकि डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं बिहार के, कि जो बिहार के लोग हैं उनका कोई बहुत ज्यादा हाथ है तो नहीं देखने को मिलेगा। रीजन क्योंकि वो रहते ही नहीं है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो बिहार में रहते नहीं, और सबसे निम्न वर्ग का तबका वहां पे निवास करता है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड नहीं हो पाया, तो वो पलायन करके जाते हैं कहां? दूसरे स्टेट में। और जब वो पहुंचते हैं कर्नाटका जैसे स्टेट में, जब वो पहुंचते हैं तमिलनाडु जैसे स्टेट में, तो वहां पर उनके साथ भाषाई विवाद होता है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं आर्थिक स्थिति। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है वो आपकी 93,000 रुपए से अधिक हो चुकी है। तो प्रेजेंट समय में प्रति व्यक्ति आय, मतलब मुझे इसे पढ़ के थोड़ी सी तो हंसी जरूर आ रही है और आपको भी आनी चाहिए, कि जो प्रति व्यक्ति आय है यूपी में पर पर्सन की वो 93,000 है। पता है यहां पर 93,000 अगर कोई सैलरी दिखा दे ना मंथली, तो यूपी में उसको शायद 20 से 30 लाख रुपए दहेज मिल जाएगा। मजाक नहीं कर रही हूं मैं, ये रियलिटी है। आज भी लोगों के लिए जो 93,000 है मंथली सैलरी, वो बहुत ज्यादा है। जबकि जब आप मेट्रो सिटीज में जाते हो ना, तो वहां पर आप देखते हो कि 93,000 इज नथिंग। बेंगलुरु में आप जाइए और 93,000 आप कमा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका रेंट ही जा रहा है 30,000 रुपए रहने का, 20,000 रुपए आपका खाने का ही जा रहा है, चलो 10,000 रुपए जा रहा है। आपने कितना बचा लिया वहां पे? ट्रेवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है, रहना बहुत एक्सपेंसिव है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है, राइट? तो उनके लिए 93,000 कुछ नहीं हो जाता है। अब यूपी में बात करो, यूपी में क्या हर एक व्यक्ति को 93,000 रुपीज मिल रहे हैं? लेकिन इन्होंने एक आंकड़ा बताया है कि भैया प्रेजेंट समय में वहां पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो 93,000 रुपीज हो जाती है। जबकि लोगों को आज भी जो सैलरी वहां पे मिल रही है ना, वो आपकी 10 से 15,000, 16,000, 18, 20, लोग वहां पे 30,000 और 40,000 सैलरी को बहुत अच्छी सैलरी मानते हैं कि बहुत बढ़िया सैलरी है। 80,000 तो मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी हो गई। तो अब आप समझो, आगे आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कर प्राप्तियों, टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी पूरे देश में सबसे अधिक देखी गई है। देखी भी क्यों नहीं जाएगी, इतना प्रेशराइज जो करते हो आप, जो टैक्स ऑफिसर्स है उनको। पता है अभी माय फ्रेंड इज अ पीसीएस ऑफिसर, राइट? तो वो अभी टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स कलेक्ट करता है, तो ऊपर से उसको इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसके पास वो टारगेट बेस्ड जॉब हो जाती है। वो टारगेटेड जॉब है कि आपको इतने ये जो आज का डे है इसमें इतने लाख का टैक्स जो है वो रिकवर करना है। अब कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जिन्होंने 5 साल से टैक्स नहीं दिया है, या फिर 5 साल पहले उन्होंने लोन लेकर के बिजनेस शुरू किया था, अब उनका बिजनेस खत्म हो गया है, अब बताओ क्या करें? ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे उनको बोला जाता है कि जाओ उनसे टैक्स कलेक्शन करो, जाकर के जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करके लाओ, उनके पास चाहे पैसा हो चाहे ना। इस तरीके का लिटरली ये टारगेटेड है चीजें, और ये वो लोग बता रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं वहां पे। तो टैक्स कलेक्शन में हम आगे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा, राइट? चलिए आगे आ जाते हैं। ये बजट सरकार की जनहित और आपकी जो समावेशी विकास की अवधारणा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि 2047 में एक तो भारत विकसित होगा, और भारत के बाद अगर कुछ विकसित होगा तो वो यूपी होगा, और दूसरा किसको विकसित करना है? यूपी को विकसित करना है। भाई ये हमारा मोटिव हो जाता है कि ये हमें करना है। ठीक है, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति एवं बजट 2025-26 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्रदेश की जीडीपी जानेंगे, देन फिर ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आगे आपके कवर करते हुए
चलेंगे, राइट। आगे बात कर लेते हैं, बात करते हैं प्रदेश की जीडीपी की। प्रेजेंट समय में अगर देखें, वित्त वर्ष 2017-18 से अगर हम शुरू कर लेते हैं यहां पर, तो 2017-18 में जो जीडीपी हुआ करती थी वो आपकी 12.89 लाख करोड़ थी। ठीक है, कितनी थी? 12.89 लाख करोड़ थी। ठीक, वित्त वर्ष 2024-25 की अगर हम बात करें तो अनुमानित जो जीडीपी है वो आपकी 27.51 लाख करोड़ है, प्रेजेंट समय की जो अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, वर्ष 2023-24 में जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? भारत 9.6%, और आगे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश 11.6% रही है। तो 2023-24 में जो वृद्धि दर रही है उत्तर प्रदेश की अगर अलग से देखी जाए तो 11.6% रही है, वही अगर हम बात करें भारत की तो 9.6% रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले तो लड़ाई बंद करें और क्लास को अच्छे से पढ़ लो भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तुम सब जो कमेंट बॉक्स में कर रहे हो ना, कुछ लोग जो सच में पढ़ाई करते हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, इससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, इट्स योर चॉइस, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरे पढ़ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट पढ़ने दीजिए, और आपके कमेंट मुझे सामने दिखाई देते हैं तो मैं भी पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब होती हूँ, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं, राजकोषीय घाटे के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कैसा घाटा रहा उत्तर प्रदेश का। अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वो आपका पूर्णतया घाटे में चला गया था, और वहां पर क्या हुआ था कि वो अपने मंत्रियों तक को सैलरी नहीं दे पा रहे थे। रीजन क्या था कि उन्होंने प्रचार और प्रसार कौन कौन से, जैसे कि आप देखिए कि हमें अपना कैंपेन शुरू करना है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है वो अपना कैंपेन करना चाहती है, या बीजेपी पार्टी है वो अपना कैंपेन करना चाहती है और उसको वोट चाहिए, तो वोट के लिए क्या करेंगे कि भैया वो बहुत पैसा लुटाएंगे, सरकार को फ्री, जो आम जनता उसको फ्री बीज देंगे, और फ्री बीज में क्या देंगे? 200 यूनिट बिजली हम आपको फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, वृद्धा जो पेंशन है वो दे रहे हैं, महिलाओं के खाते में जो बच्चे के लिए 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें फ्री बीज होता है। और कोई भी स्टेट अगर बहुत ज्यादा फ्रीबीज देता है, और ये किस लिए दिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ वोट के लालच में दिया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके पास जो पैसा है वो तो धीरे धीरे घटेगा ही ना, उसको राजकोषीय घाटे का सामना करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आय तो एक लिमिटेड है, टैक्स तो एक लिमिटेड ही जुटा पा रहा है, लेकिन जितना वो पैसा खर्च कर रहा है, पेंशन में दे रहा है, लोगों की सैलरी दे रहा है, उसके बाद योजनाओं में भी खर्च कर रहा है, तो वो घाटे में आ गया था हिमाचल प्रदेश। और अभी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा है, जिसमें अगर हम देखें तो शायद इस टाइम पंजाब और तमिलनाडु जैसे स्टेट और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट अभी टॉप पर आ जाते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी लाखों करोड़ों का कर्जा भी हो जाता है, राइट। आगे आते हैं राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राजस्व घरेलू उत्पाद जीएसपीडी का 2.97% है, और ये आपका एफआरएमबीएम अधिनियम 3.5% की सीमा से कम हो जाता है। बात कर लेते हैं इसको कहां से कितनी कितनी प्राप्तियां और व्यय रहे हैं, इसका सारांश थोड़ा सा समझ लेते हैं। राशि जो आपकी रहेगी वो करोड़ में रहेगी, तो कुल प्राप्तियों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिला, तो 7,79,242.65 करोड़ रुपीस इसको मिले हैं। ठीक है, कुल प्राप्तियां। अब राजस्व अगर प्राप्तियों की बात करूं वो क्या हो जाता है, राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं, तो राजस्व प्राप्तियां रही हैं इसमें से आपकी 6,62,690.93 करोड़ रुपीस। वहीं आ जाते हैं पूंजीगत प्राप्ति, इसकी कितनी रही है, पूंजीगत प्राप्ति रही है आपकी 1,16,551.72 करोड़। एंड देन आ जाते हैं कर राजस्व की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, कि कर से इसको कितना पैसा मिला, यूपी ने कितना कर राजस्व जुटाया है, ठीक है, कि कितना इन्होंने टैक्सेशन लोगों से इकट्ठा किया है। तो कर राजस्व की बात करें तो ये है आपका 5,50,172.21 करोड़ रुपीस, और सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो यूपी के द्वारा ही सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया है, अदर जो हम अगर स्टेट्स की बात करें तो। ठीक है, स्वयं का कर राजस्व की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो 2,95,000
करोड़ रुपीस है। केंद्रीय करों का अंश उसमें कितना हो जाता है, सेंट्रल से मतलब इसको कितना पैसा मिला है। ये राज्य जो आपका आता है ना एस जीएसटी और सी जीएसटी, एस मतलब स्टेट वाली जीएसटी, सी मतलब जो सेंट्रल की जीएसटी होती है। तो स्टेट जीएसटी ये जो टोटल राजस्व इसको मिला है, इसमें स्टेट जीएसटी का पार्ट कितना है 2,95,000 करोड़। वहीं अगर मैं बात करूं केंद्रीय करों का अंश कितना हो जाता है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी कितना हो जाती है, तो वो आपकी 2,55,172.21 करोड़ रुपए हो जाती है। आगे आ जाते हैं, अब इन्होंने कितना खर्चा किया। खर्चा ये किस पे करेंगे, कैंपेनिंग पे करेंगे, योजनाओं पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पे करेंगे, जैसे कि पुल बनाना, ठीक है, साथ ही साथ आपका स्कूल्स बनाने के लिए। अब यूपी में जैसे कि 27,000 स्कूलों का मर्जअप कर दिया गया, तो लोग परेशान है कि भैया 27,000 स्कूल मर्जअप कर दिए गए, अब कैसे यहां पर बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो आज एक और सर्वे आया है, वो भी बता देती हूं। सर्वे क्या था कि अब हमारे भारत में 1,00,000 से मोस्टली शायद ज्यादा टीचर्स हो गए, 1,00,000 करोड़ के आसपास था, वो 1,00,000 करोड़ ही था मे बी, ठीक है, कि डेटा आया था एक पर्टिकुलरली कि भैया इतने टीचर्स हमारे पास हो गए। उनमें से ऐसे स्कूल हैं शायद 8,00,000 के आसपास जहां पर टीचर्स तो हैं लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, वो पूरी तरीके से खाली है, मतलब वो खाली बैठे रहते हैं, वहां पर बच्चे हैं नहीं। ठीक, आगे आते हैं राजस्व लेखिका व्यय की बात करते हैं। तो यहां पर जो राजस्व लेखिका व्यय हुआ है वो है 5,83,174.57। वहीं पूंजी लेखी की बात करें जो व्यय हुआ है आपका 2,25,561.49। तो ये हमारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी कि भैया कितना इनको मिला, कितना इन्होंने खर्चा किया, और इसमें केंद्र और आपके राज्य के क्या क्या अंश रहे हैं। आगे आ जाते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, और बजट का लक्ष्य संतुलित वित्तीय प्रबंधन एवं विकास परक व्यय पर केंद्रित है। चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले ये आप लोगों के जितने कमेंट आ रहे हैं ना यही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा तुम लोग कमेंट कर रहे हो, इतने ज्यादा कमेंट कर रहे हो, अगर कोई पूछने वाले करो या फिर कुछ अच्छे करो तो भी ठीक है। ये आपस में बातचीत करते रहते हो, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, क्या सेंस बन जाता है इस बात का। शांति से पढ़ाई कर लो यार, मैं यहां पढ़ाने आती हूं। मतलब आप अगर यूज नहीं कर पा रहे हो टीचर को सही वे में, देन तो ये बेकार ही हो जाता है ना। तो इसको ढंग से पढ़ लो, आपके काम ही आएगा। और अगर ऐसे ही कमेंट बॉक्स में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना है तो लड़ते रहो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन मुझे यूज करना पड़ रहा है जिस तरीके से तुम लोग ये काम कर रहे हो। आप ये यूपीएससी जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसके अंदर एक डिसेंसी होती है। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी डिसेंट पर्सन्स। और आप लोगों को देख के लगता ही नहीं कि आप लोग पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। थोड़ा अपने अंदर तो गंभीरता लेकर के आओ, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो। जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनकी पर्सनालिटी देख करके लगती है। और जब तक आपकी पर्सनालिटी में ये सारी चीजें नहीं आएंगी ना, तब तक आप भूल जाओ कि आप इंटरव्यू तक भी पहुंच पाओगे। इंटरव्यू में जज किया जाता है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी गंभीरता को, वो तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, चलने का स्टाइल, आपका ड्रेसअप, सब देखा जाता है। शाम की क्लास चेंज कर सकते हैं। कौन सी शाम की क्लास बॉबी जी, वो मुझे तो नहीं पता आप किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी क्लास हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो शायद इवनिंग में कोई ऐसी क्लासेस नहीं हो रही हैं। क्लासेस 4 बजे से जो हमारी होंगी ना, वो अभी नहीं होंगी। वो क्लासेस आपकी होंगी लाइक मंडे से, ठीक है। अभी कोई शाम को क्लास नहीं होगी इस वीक। जैसे कि आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, एंड देन इसके बाद आपका मंडे से हमारी जो क्लासेस शेड्यूल होंगी वो 4 बजे से होंगी शायद। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए। मैंने आपको कल भी बोला था अरबाज, वैसे तो ये हिंदी मीडियम का पूरा प्रोसेस है, हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करना आते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप कंफर्टेबल है तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दूं। बाकी इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अलग कहीं अपलोड होता है, अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आइए आ जाते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 क्षेत्रवार जो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं वो समझ लेते हैं। तो किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को अगर हमें डेवलप करना है तो वहां पर हमें क्या चाहिए भैया, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उनको भी डेवलप करना होगा। जो एमएसएमईज हैं इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करने होंगे ताकि वहां पर क्या हो, उद्योग का विकास हो। और अगर उद्योग का विकास होता है तो वहां पर क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी पर कैपिटल जो इनकम है वो बढ़ती है और सारी चीजें यहां पर होती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2024-25। यहां पर शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से हमें जोड़ना है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जा रहा है 2024-25 के लिए। मैं अभी इधर ही पढ़ाऊंगी और मैं सोच रही हूं स्पेशली मुझे लगता है कि जवाबदेहिता बनती है भाई आप लोगों के प्रति मेरी, तो एक काम करती हूँ, एक शॉर्ट बना करके डाल देती हूँ अपनी इंस्टा पे। हाँ, पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे जाकर के फॉलो कर लेना। चलो 2025-26 है तो यहां पर 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आपकी, इसके लिए सरकार ने 225 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग क्या हो जाते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा विकेंद्रित कुटीर उद्योग हो जाता है, तो इसका क्या करना है, केंद्रीकृत करना है और इसके जो कारीगर हैं उनको एक तरीके से स्टेबिलिटी देनी है। बिकॉज ये आपके क्या होते हैं कारीगर बेचारे कि छोटे कारीगर हैं, इनसे कार्य करवा लिया जाता है लेकिन इनकी बनाई हुई चीजें इनसे बहुत सस्ते में खरीदी जाती है। लेकिन जब वो शोरूम में लगी होती है तो हम देखते हैं कि वही आपकी 5000 6000 में बांटी जा रही है, जबको उनको जो मजदूरी मिलती है वो 500 रुपए 600 250 ऐसे मिलती है। लेकिन वो चीज जब शोरूम में चली जाती है, शॉप्स में आ जाती है तो 3-3 4-4 हजार रुपए की क्या करती है, बेची जा रही है। यानी कि उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। और रीजन क्या है, ये आपका विकेंद्रीकृत हो जाता है। तो एक तरीके से इसको हमें सेंट्रलाइज करना है और सेंट्रलाइज करके इसके जो वर्कर्स हो जाते हैं उनको हमें प्रॉफिट देना है ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हम बढ़ा सकें। आगे आ जाते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा विकेंद्रित कुटीर उद्योग है, लगभग 1.91 लाख आपके जो हथकरघा बुनकर है वो 80,000 हाउस होल्ड हो जाते हैं, जिस पर इनकी पूरी तरीके से रिलायबल है कि भैया हमें ये बुनाई करनी है, हथकरघा उद्योग है उस पर वर्क करना है। ये उनकी आजीविका हो जाती है। और इतने सारे लोग जब एक ही चीज पर केंद्रित हैं और वही जो कुटीर उद्योग है उनका उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उनकी इकोनॉमी में, तो जरूरी है कि सरकार क्या करे, इनको पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट दे ताकि इनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनकी जो आय है वो थोड़ी बेहतर बन सके। और इसीलिए तो ये काम किया जा रहा है। आगे आ जाते हैं, 2.58 लाख पावर लूम, लगभग 5.50 लाख बुनकरों का जीविकोपार्जन करेंगे। साथ ही साथ पीएम मित्र योजना जो टेक्सटाइल पार्क आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए सरकार ने 300 करोड़ आवंटित किए हैं, जो कि आपका शायद गुरुग्राम और गोरखपुर नोएडा साइड यहां पर भी कहीं पर डेवलप हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 आई थी, ठीक है, इसके लिए आपका 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, नहीं 150 नहीं है, 150 करोड़ रुपीस है। आगे आ जाते हैं, पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना, इसके लिए भी 150 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिए 150 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिए 400 करोड़। यानी कि अभी तक क्या था, ये सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत आपका कुटीर उद्योग था, तो इसी को केंद्रीकृत करने के लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं लेकर आई, क्योंकि इस पर लगभग आपके 1.91 लाख हथकरघा बुनकर डिपेंडेंट है, प्लस 80,000 हाउस होल्ड्स डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए जरूरी था कि भैया इनके लिए इस तरीके की नीतियां बनाई जाए और इनको सपोर्ट दिया जाए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगर आपको पता हो तो लखनऊ में ब्रह्मोस को बिल्डअप करने के लिए आपके जो प्लांट है वो लगाया जा रहा है। कुछ ब्रह्मोस का जो पार्ट है मिसाइल का वो आपका लखनऊ में डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए शायद सरकार ने काफी एकड़ जमीन का जो अधिग्रहण है वो करना शुरू कर दिया है और पहला
ऐसा कोई डिफेंस का आपके उसके डेवलपमेंट के लिए ये सेक्टर वहां पर बिल्डअप किया जा रहा है, और वो भी यूपी के कहां किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है। यूपी की राजधानी हो जाती है लखनऊ, और यूपी में पहला जो एआई सिटी है वो भी लखनऊ को ही बनाया जा रहा है। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। बशर्ते बस लखनऊ में ये चीज है कि वहां की मेट्रो डेफिसिट में है थोड़ी सी। नहीं आमिर, मैं यूपीएससी सेगमेंट में हूं, मैं यूपीएससी की ही तैयारी करवाती हूँ। यूपीएससी से रिलेटेड आपकी जो करंट अफेयर होते हैं, यूपी स्पेशल जैसे हमने देखा अभी चल रहा है, बस मैं इसी से रिलेटेड आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो करवाती हूँ। मैं सीजीएल या फिर वनडे एग्जाम इससे रिलेटेड कोई भी क्लास नहीं लेती, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर, इसके लिए सरकार ने जो बजट आवंटित किया है वो 461 करोड़ का है। इसके तहत आपके डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे ताकि जो यूपी की इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जा सके, उसकी जो बूस्ट है इकोनॉमी उसको बूस्ट किया जा सके, ठीक है। थोड़ी सी पहले से बूस्ट है, थोड़ा और बूस्ट करने की यहां पर जरूरत है। अब आ जाते हैं अवस्थापना एवं विकास। इसके लिए कुल आवंटन कितना है, तो 22% जो बजट का आवंटित किया गया है वो इसका अवस्थापना और विकास के लिए किया गया है। जहां पर जल विद्युत परियोजनाओं की बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट ने जल विद्युत परियोजना के लिए 3953 करोड़ रुपीस आवंटित किए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और उत्तर प्रदेश बिजली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मामला गरमाया हुआ है। रीजन क्या है, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। साथ ही साथ क्या मामला चल रहा है एक साथ में कि भैया जो बिजली है वहां के जो कर्मचारी हैं, अभी तक संविदा पर जो कुछ कर्मचारी थे उनको निकाला जाएगा। प्लस बिजली विभाग में पहले जो लोग होते थे ना वो कभी भी बिजली बिल पे नहीं करते थे। अब उनसे कहा जा रहा है कि आपको बिजली बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजली विभाग घाटे में जा रहा है, इसलिए हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और जो भी वहां पे गवर्नमेंट लोग है वो परेशान है बेचारे कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर हमारी जो स्थिति है वो कैसे बनेगी, क्या इसमें सारी चीजें होंगी, राइट। चलिए, तो ये सारी दिक्कतें यहां पर हो रही है। प्लस बिजली महंगी करने की बात की जा रही है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो मान लीजिए कि अभी 7 रुपए यूनिट बिजली बिल है या 5 रुपए यूनिट बिजली बिल आ रहा है, तब वो आपका आएगा कम से कम 30 से 40 रुपए प्रति यूनिट। इस तरीके की चीजें यहां पर कही जा रही है कि हम ऐसा करेंगे। प्रस्ताव अभी गया है यूपी जो आपका बिजली विभाग हो जाता है उसके पास, लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन वाद विवाद इसको लेकर के जरूर छिड़ा हुआ है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन लेकिन हाँ जरूर किया जा रहा है, इसका ये फिक्स है कि प्राइवेटाइजेशन आपकी यूपी बिजली का जो है विभाग का है वो होने वाला है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। आपको याद ही होगा आगरा से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ना, तो इस तरीके के एक्सप्रेसवे प्रोग्राम लेकर आई है सरकार। इसके लिए उसने 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। तो अभी तक जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे हम लोगों ने देखा, आगरा एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है, मथुरा एक्सप्रेसवे, तो अब वो आपका हरिद्वार तक कनेक्ट किया जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि लोग भैया हरिद्वार जाते हैं, गंगा की कनेक्टिविटी देनी है, तो इसलिए काम किया जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। मैंने क्या बताया था कि कॉरिडोर डेवलप करना है यूपी में, ताकि क्या हो सके, यूपी का विकास हो सके। और पर्यटन का किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी है या फिर अगर मैं देश की इकोनॉमी की बात करूं तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वो, ठीक है। रिचार्ज करने पे तो अभी भी सत्यम बिजली चल रही है। रिचार्ज करने पर अगर आप देखो यूपी में अगर मैं कानपुर की बात करूं तो मैं एनआरआई सिटी जानती हूं वहां पे, तो एनआरआई सिटी जो आपकी बिल्ड है पूरी तरीके से, वहां पर अभी भी जो बिजली लोगों के घरों में प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपकी रिचार्जेबल ही है। रिचार्ज करना पड़ता है देन ही वो बिजली चलती है। यानी कि जो अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं यूपी की, अगर मैं देखूं कानपुर का क्षेत्र या लखनऊ का हो जाता है, लखनऊ में जो गोल्ड सिटी बनी है तो वहां पर आपका रिचार्जेबल बिजली ही चल रहा है, पहले से ही आ गया है। गैस के लिए वो पाइपलाइन चल रही है, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है, वो तो आपका हर जगह आ चुका है, तो ये कुछ नया नहीं है। लेकिन अब अलग से जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी कि भाई कब होगा। निश्चय विद विकास ऐप पर क्लास कब होगी मैम, अभी कोई शेड्यूलिंग नहीं आई है, ऐसे अगर कोई भी शेड्यूलिंग आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आगे आ जाते हैं,
मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मथुरा वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में बात करें तो पर्यटन का, जैसे मैं बताया कि किसी भी स्टेट के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, लोग जाते ही है जाता, और हमारे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है आसानी से, और 100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर 100 करोड़, चार्जिंग स्टेशन 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो बसों के लिए सरकार ने कितना दिया है? 100 करोड़ रुपए दिया है, और चार्जिंग स्टेशन के लिए यहां पे सरकार ने कितना दिया है? तो 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गांवों में अगर बिजली के मीटर्स की, अभी तक तो मीटर्स ही नहीं लगे थे, ठीक है, अब मीटर लगना आपके शुरू हुए हैं धीरे धीरे, तो अब मीटर के लिए सरकार जो है मे भी शायद, अभी तो वहां पर रिचार्जेबल नहीं आने वाला है, अभी तो नॉर्मल ऐसे ही बिजली बिल जमा होता है, गांवों तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन यहां तक तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अभी तो नहीं होगा। जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं। इसके लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि भैया हर घर में जो नल है वो जरूर होना चाहिए, और उनको सरकारी जो पानी है वो जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आ जाते हैं अब शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की बातचीत कर लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने देखा कि 22% जो पूरे बजट का है वो खर्च किया गया है। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन क्या है? अब ईवीज पर शिफ्ट कर रहे हैं ना हम लोग, हम एनर्जी को फॉर्म चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि भैया हम नॉर्मल ग्रिड वाली बिजली पर नहीं रहना चाहते हैं, हम सौर ऊर्जा पर जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बैटरीज पर जा रहे हैं, तो वहां पर बसें आपकी इलेक्ट्रिक वाली चलाई जा रही हैं, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए। अभी आप देखो कारें, बहुत सारी ईवी कार्स आ गई हैं, तो उसके लिए भी चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, तो उन्हीं स्टेशन को बिल्ड करने की बात कही जा रही है। वहां पर आपकी बसें चार्ज की जाएंगी, कारें चार्ज करी जाएंगी। जैसे रास्ते में अभी हम लोगों को पेट्रोल पंप दिखते हैं ना भाई, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं? तुरंत डलवा लेते हैं, लेकिन अभी तक चार्जिंग स्टेशंस नहीं है सब जगह पर, इसलिए ईवी जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा। लोग डर रहे हैं कि लॉन्ग रूट के लिए कोई भी ईवी नहीं लेता है। लॉन्ग रूट के लिए वो डीजल या पेट्रोल वाली जो गाड़ियां वही लेना पड़ेगा, या सीएनजी वो भरवा लेता है, वो काम करता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है अभी इन इंडिया, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहां पर चार्जिंग स्टेशंस आपके अवेलेबल किए जाएंगे, ताकि भैया ग्रिड वाली बिजली से हम थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर सके और यूपी को भी थोड़ा फायदा मिल सके इससे। राइट, आगे आ जाते हैं। आप समझते हैं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा पर 13% बजट को आवंटित किया गया है। कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछोगे अरबाज तो मैं जरूर बताऊंगी, ऐसा है क्यों नहीं बताऊंगी मैं, मुझे कोई पर्सनल तुमसे प्रॉब्लम थोड़ी ना है जो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगी। राइट, चलिए, कुल आवंटन 13% है बजट का। 22 नए प्राथमिक विद्यालय यहां पर बनाए जा रहे हैं। अब इससे कुछ लोगों को लगेगा कि क्या गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी हो जाती है, एक तरफ गवर्नमेंट 27,000 स्कूल बंद कर दे रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि 22 नए प्राथमिक विद्यालय बना रही है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो मैंने बताया कि जो स्कूलों का मर्जब किया गया, अच्छा कुछ लोगों को ये गलत लग रहा है, कुछ लोगों को सही लग रहा है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं, ये है, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि जो स्कूल का मर्जब की चीजें की गई है ना, वो थोड़ी बहुत इसलिए सही हो जाती हैं बिकॉज देखिए, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या फायदा कि उन स्कूलों में विकास ही नहीं हो पा रहे, उस स्कूल में बच्चे ही नहीं जा पा रहे हैं। अब अगर हमने पैसा भी लगा दे तो भी बच्चे आकर के बैठने नहीं लगेंगे। अब कुछ समस्या वहां की ग्रामीण इलाकों की भी होती है कि लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजते नहीं है, सिर्फ खाना खिलाने के लिए भेज देते हैं। तो सरकार ने बोला जितना हम अलग अलग 10 स्कूलों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा है इन स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर कर दिया जाए। अब उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, वो टीचर्स को हो रही है। मेन बात ये है, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है इससे, अभिभावक भी परेशान नहीं है, क्योंकि वो जो अभिभावक सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं ना, उनके लिए सरकार ने जो 6,000 रुपए दिए हैं वो भी वो उनके एजुकेशन में नहीं लगाते हैं, वो भी घर के खर्च में वो पैसा लगा लेते हैं। तो उन अभिभावकों को क्या दिक्कत होगी? जो मेन दिक्कत है ना वो टीचर्स की है। टीचर्स की क्या है? क्योंकि वैकेंसी कम हो रही है टीचर्स की, ये रियलिटी है। ये जो लोग बीएड और सीटेट और ये सब करके बैठे हुए हैं ना, उनके लिए ज्यादा दिक्कतें हैं।
वैकेंसी कम होने की बात ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कही है कि टीचर्स की वैकेंसी नहीं आएगी। ऑलरेडी बहुत सारी जो टीचर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो जिनका बीएड बीटीसी ये सब हो गया उनका भविष्य थोड़ा खतरे में है और वो टीचर्स आपके ज्यादा परेशान है। और ये आप मान के चलिए कि इतनी जल्दी भर्ती तो नहीं आने वाली है। अगर आप ये सोच करके बैठे हो कि भैया टीचर की भर्ती आएगी और हम यहां पर जॉब लग जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। संजय ने लिखा है ऐसा कौन सा स्कूल है मैम जिसमें बच्चे नहीं जाते। यहां पर उन प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही है जो 1st to 5th आपके बने हुए हैं, आपके गांवों में स्थित हैं, बच्चे वहां तक नहीं जा रहे हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं, कभी स्कूल में 5 बच्चे जा रहे हैं। बच्चे जाते भी है संजय जी, तो आप देखोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ शायद खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मोटिवेशन गवर्नमेंट ने दिया है ना वो खाना खाने का दिया है, पढ़ने का मोटिवेशन आया ही नहीं है। क्योंकि आपने एक लालच से जोड़ दिया ना बच्चे को, आपने बच्चे को जोड़ दिया स्कूल जाओगे तो खाना मिलेगा, तो स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा, उसके माइंड में फिक्स है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। उसको ये नहीं पता कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे विद्या भी मिलेगी, मुझे पढ़ाया भी जाएगा। ये प्रॉब्लम है यहां पर, हमारा जो बेस ही है ना वही खराब हो जाता है। बेसिक्स जो है वही हमने बच्चों के क्लियर नहीं कर रखे हैं। हमने बच्चों को बता दिया वहां जाओगे तो तुमको पैसा मिलेगा, वहां जाओगे तो तुमको खाना मिलेगा, ये दिक्कत है। जी आगे आते हैं, गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी जा रही है, 454 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए। अभी देखो गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जाएंगी, कितने बच्चे जाएंगे इस डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ लेने, और कितने लोगों को पता होगा कि आपके लिए गांव में डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। 0.1% में यहां पर आपको कहूंगी। रीजन क्या है, क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता होता है कि उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार कर रही है। ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि हम वहां पर प्रचार और प्रसार ही नहीं करते। आप अपने गांव में देखिएगा जाकर के, किसी से भी पूछेगा कि आपके लिए कोई डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है, पता ही नहीं होगा उनको। लेकिन पैसे कितने हैं, 454 करोड़ रुपीस। अब ये लगेंगे कितने, इसमें से शायद 4 करोड़ 5 करोड़, चलो बहुत मैं मान लेती हूं, तो 1/3 हिस्सा इसका वास्तविक लाइब्रेरी डेवलप करने में लगेगा, बाकी आपका आते 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 बट जाएगा, भ्रष्टाचार घोटाला हो जाएगा। अब हम फिर क्या कहेंगे, भाई सरकार की गलती है, सरकार ऐसे कर रही है। सरकार ने तो पास कर दिया ना भाई, ये उसने दे दिया कि ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना पैसा हम लगा रहे हैं। अब जब ये यहां से नीचे पहुंचेगा, हायरार्की सिस्टम है, नीचे आते आते वो खत्म हो जाता है, वो नहीं लग पाता है। वाव नाइस, आपका गांव कौन सा है निश्चय। आगे आ जाते हैं, पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासरूम 10 करोड़ रुपए, तो पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासरूम आपके बनाए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी अदर। अब देखो स्कूटी योजना ले आई सरकार कि जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको क्या दी जाएगी, स्कूटी दे दी जाएगी, ताकि फ्यूचर में मान लो कहीं घर से दूर वूर चीजें हैं तो वहां पर आप चले जाएं, वहां पर आप जाकर के पढ़ाई कर सकें। बदोई, ओके, बदोई अस्नाव, ओके। अच्छा, मेरे गांव में वाईफाई लगाया जा रहा है, गांव की तरह से। अच्छा, आगे आ जाते हैं, गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय बनाने के लिए 2025 में आपका ये पूरा होगा, उसके लिए सरकार ने प्लान किया था, तो 2025 में भी ये कंप्लीट होने वाला है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज आपके ओपन किए जा रहे हैं, तो कोई अगर मुझे बलिया या बलरामपुर से देख रहा है तो जरूर बताना। अच्छा, बलिया से रिलेटेड न्यूज आपको पता है कोई, यूपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, बलिया से रिलेटेड है, जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो। नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि बलिया में तेल की खोज की जा रही है, क्रूड ऑयल का भंडार मिला है, सर्च करिएगा जाकर के। एग्जैक्टली, शिवम सिंह, बिल्कुल सही कहा सिमो आपने। यहां पर बलिया की न्यूज ये थी कि वहां पे ऑयल मिला है, तो अभी सरकार क्या कर रही है, उसकी खोज कर रही है, उसके लिए वहां पे टीम भेजी गई है, और जहां पे ऑयल होने की संभावना है ना, उनके जो खेत है उनको सरकार ने ले लिया, उनको पैसे दे दिए। तो अगर वाकई ऑयल मिलता है तो इंडिया आपके क्रूड ऑयल में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, हमें ज्यादा कहीं से परचेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं कि इसके लिए सरकार अब क्या कर रही है, कृषकों के विकास के लिए क्या कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए क्या कर रही है। तो देखो, कुल आवंटन बजट का जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया है वो है आपका क्या,
11%। जो टोटल बजट है कितना है, 8 लाख करोड़ के आसपास का बजट है ना, उसका 11% सरकार ने किस पे खर्च करने का सोचा है, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में विकास पे। गांवों में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। तो अब गांव के क्षेत्रों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम खेल की जो प्रवृत्ति है, खेल शैली जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं इन इंडिया। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, गांव में नए स्टेडियम बनाएगी, इसके लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। नेक्स्ट आते हैं मत्स्य संपदा योजना, यहां पर शुरू करी गई है, 195 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें आवंटित किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, 425 करोड़ रुपए सरकार स्वच्छ भारत मिशन में लगा रही है, और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे सफल योजना जो रही है ना अभी तक की, पर्सनली जो मैंने देखा कि वर्क कर रही है गांव में, एक तो उज्ज्वला वाली, जो लोगों को सिलेंडर्स मिले हैं, वाकई मिले हैं लोगों को सिलेंडर्स। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपकी ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओपन डेफिकेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया था और लोगों के घर में आपके वॉशरूम्स बनवाए गए थे, ठीक है, वो वाली योजना आपकी कुछ हद तक सफल रही है, क्योंकि गांव में विकास हुआ है और उसके तहत आपके वॉशरूम्स डेवलप किए गए हैं कई जगहों पर। ऑफ कोर्स, तो अनुसंधान में जो पैसा लगेगा वो तो चला ही जाएगा ना, वो तो लग ही गया पैसा, तो पैसा डूब गया सरकार का। अब देखो, कोई भी अनुसंधान कार्य करवाया जाता है, उसमें अगर कुछ हमें हासिल होता है देन वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर वो पैसा तो ऑफ कोर्स चला ही गया ना। महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, अब चलिए इस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भैया महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखें तो आपको लग रहा होगा आजकल महिलाओं ने बहुत ज्यादा दहशत फैला रखी है पूरे समाज में, रोज कोई नीले ड्रम में मिल जाता है हमको, लेकिन फिर अदर एंड हम एक नई न्यूज सुनते हैं कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया, तो फिर लगता है कि सिचुएशन बैलेंस्ड है अभी आज के समाज में, 21st सेंचुरी में। आगे आ जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये आपकी 400 करोड़ की लाई गई है, जिसमें जो लड़कियां हैं सिर्फ उनको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा स्कूटी। स्कूटी नहीं मिलता है। कौन सा वीडियो, मेले का वीडियो नहीं मिल रहा है मैम? एक साथ ही तो कवर किया है मैंने उसमें प्रमोद जी, आप देखेंगे तो उसमें मेले हैं, उसमें आपके प्रमुख त्योहार हैं, नृत्य भी है और संगीत भी है। ये चारों चीजें मैंने एक ही वीडियो में आपकी कवर कर दी है, और शायद ये 2 दिन पहले का वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा जाके। आगे आ जाते हैं, निराश्रित महिला पेंशन, यहां पर इसके लिए सरकार ने 2980 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। टाइल्स में भी, ये टाइल्स समझ नहीं है मुझे। अब देखिए, वो महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो उनके लिए यहां पर 2980 करोड़ रुपए की महिला निराश्रित पेंशन योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 700 करोड़ रुपए सरकार ने यहां पर इन्वेस्ट किए कन्या सुमंगला योजना के तहत। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड के दौरान सरकार ने 252 करोड़ रुपए आवंटित किए थे इस योजना के तहत। जिनके मदर एंड फादर या फिर कमाने वाले वही थे, एक इंसान है, तो वो उनको सरकार पैसा देगी, उनका डेवलपमेंट करेगी। पुष्टाहार कार्यक्रम ICDS, 4119 करोड़ रुपए, ये वही पुष्टाहार कार्यक्रम है जो आंगनबाड़ी में राशन भेजा जाता है। प्ले लिस्ट में नहीं है, अच्छा ओके, कोई नहीं, तो आपको कल में भी मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट में अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो कल ऐड हो जाएगा या परसों ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की बात करें तो 100 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए सरकार ने आवंटित किए हैं। और ये ICDS वाला प्रोग्राम क्या हो जाता है, जो आंगनवाड़ी में नहीं आपका दलिया बट्टी है, और साथ ही साथ उसमें आप देखोगे कि शायद रिफाइंड ऑयल भी दिया जाता है, और गेहूं दिया जाता है, आटा नहीं, आटा नहीं दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है। आगे बात करते हैं अब सामाजिक विकास एवं जन कल्याण के लिए ये सरकार क्या कर रही है, और इस बजट से कितना पैसा सामाजिक विकास के लिए खर्च किया गया है। अच्छा, लड़का सत्यम के जिले का था नाला सुपारा वाला कांड, ओके। आगे आ जाते हैं, PM आवास योजना की बात करते हैं। इसके लिए सरकार ने 4848 करोड़ रुपीस खर्च किए। इसके तहत सरकार क्या कर रही है कि जिन लोगों के पास उनके खुद का घर नहीं है, पक्का खुद का घर नहीं है, कच्चा घर है पक्का लेकिन उनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनको अपना खुद का घर बना करके देंगे। तो लिस्टिंग होती है, इसके तहत उनके आवास बिल्डअप किए जा रहे हैं।
2025 में छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा, ये योजना आई है। मैं चाहती हूँ मेरे को भी मिल जाता, शायद मेरे टाइम कोई ऐसी योजना आई होती, एक टैबलेट ही दे देते यार, फोन ही दे देते कम से कम। कुछ भी नहीं मिला, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। आगे आते हैं, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, इसके तहत 1000 प्रतिमाह रुपए दिए जाएंगे वृद्धों को, और जो किसान है उनको। इसके लिए सरकार ने 8105 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 550 करोड़ रुपए है यहाँ पर आपके। वृद्ध और आश्रित व्यक्तियों हेतु तो आश्रय गृह सहायता दी जा रही है, और उसके लिए 60 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। आगे आते हैं, जनजातीय छात्रवृत्ति, जो जनजातीय बच्चे हैं, टैबलेट मिला है, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन एवं आपको टैबलेट मिला। निश्चय को कुछ नहीं मिला, बहुत बुरा हुआ मेरे और आपके साथ। चलिए आगे आ जाते हैं, जनजातीय छात्रवृत्ति तो 6 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। पीएम जनजाति न्याय महाअभियान जनमन, कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करने के लिए यहां पर सरकार पीएम जनजाति न्याय महाअभियान जनमन लेकर के आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए चला के रखी हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, थोड़ी सहायता मिल सके। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो उत्थान है, उसके लिए भी सरकार ने 1998 करोड़ रुपीस आवंटित किए हैं। ये अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो तो याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना, ये किसानों हेतु शुरू की गई थी बेसिकली ये योजना, और 1050 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार ने आवंटित किए हैं। फोन मिला है, अरे वाह प्रशांत, वेरी नाइस। आगे आ जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बात कर लेते हैं। अब किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, और किसी भी देश के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से हमने कोविड में देखा, बहुत ज्यादा बुरा हाल था, तो सरकार को लगा कि भैया हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो तो चरमरा गई हैं, अब चरमरा गई हैं तो उनको ठीक भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर अब स्वास्थ्य पर जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा ज्यादा पैसा लगा रही है और ज्यादा उस पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो कुल आवंटन जो है यहाँ पर वो 6% किया गया है टोटल बजट का। जो 8 लाख करोड़ का बजट था ना, उसका 6% स्वास्थ्य में खर्च किया जाएगा यूपी में। ठीक है, आयुष्मान कार्ड निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर यूपी रहा है, बहुत सही फैक्ट है, इसको याद रख लेना। राजकीय औषधि कॉलेज व वाराणसी में आपके होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। प्लस देख लेते हैं, बलिया और बलरामपुर की बात करें तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, तो यहां पर आपके नए मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनका निर्माण किया जा रहा है बलिया और बलरामपुर में। अब आ जाते हैं साइबर सुरक्षा व तकनीकी विकास, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया सरकार ने इसके लिए क्या किया है। तो साइबर सुरक्षा, जिस तरीके से इस प्रकार साइबर ठगी हो रही है लोगों के साथ। अच्छा, कल मैंने एक न्यूज देखी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें हुआ ये कि एक कानपुर का व्यक्ति था और उसको फोन आता है कि भैया हमने आपकी इस तरीके से जो अश्लील फोटो वगैरह होती है वो उसको कहता है, एडिट करके देता है कि हमने आपकी फोटोज वगैरह है हमारे पास और आपके ऊपर ये चार्ज लगाए जाएंगे, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मुझे 10,000 रुपए अकाउंट में भेज दें। तो ऐसे उस कानपुर का जो व्यक्ति था उसको बोला, तो उसको समझ में आया कि उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो उसने उसके रिप्लाई में पता है क्या बोला, इवन उसने जिसके साथ ठगी हो रही थी उस व्यक्ति ने जो फ्रॉड था उसको ही ठग लिया और उससे ही उल्टे पैसे ले लिए, और लगभग 10 से 15,000 रुपए उसने उससे ले लिए। और लिए कैसे, ये बोलकर कि मैं 12th क्लास का बच्चा हूं, मैंने अपनी मम्मी की चेन जो है वो चुरा करके कहीं गिरवी रख दी है, तो वो छुड़ाने के लिए 3,000 रुपए मेरे से मांग रहे हैं, तो आप मुझे 3,000 रुपए भेज दो, मैं उसको बेच करके आपको 20,000 रुपए दूंगा। और ऐसे कह के 3-4 बार उसने उससे पैसे लिए, कम से कम 10 से 15,000 रुपए। एंड देन इसके बाद उसको पता चलता है कि भाई मैं जिसको ठग रहा था और जिस चेन की जो कहानी सुन रहा था वो तो झूठी थी और मुझे ही उल्टा ठग लिया गया। तो कानपुर के लोग देख रहे हो कितने होनहार हैं कि मतलब उन्होंने उल्टा ही ठग को ठग लिया, इसको कहते हैं बुद्धि। तो मैंने उसमें कुछ 1-2 कमेंट पढ़े नीचे, उसमें लिखा था कि इनके रिश्तेदारों को इनसे बच के रहना चाहिए, और मुझे भी ये सही लगा वैसे पढ़ करके कि इस व्यक्ति से जिसने ठग को ठगा है रिश्तेदारों को जरूर बच के रहना चाहिए। आगे आ जाते हैं, एआईसीटी बनाने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए आवंटित किए। जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ को क्या किया जा रहा है, एआईसीटी बनाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की भी पहली है और पूरे भारत की भी पहली हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना यहां पर की जा रही है, आईसीटी लैब बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी डेवलप करी जाएगी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना यहां पर आपकी चलाई जा रही है। जी
यूपीआई के माध्यम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। एग्जैक्टली। आगे आ जाते हैं, नगर निकाय एवं शहरी विकास के लिए यहां पर सरकार क्या कर रही है। तो प्रत्येक नगर निकाय है तो यहां पर आप देखोगे तो 2.5 करोड़ रुपए सरकार लगा रही है। कुल 58 नगर निकायों का विकास इसके तहत आपका सम्मिलित हो जाता है। स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर का गठन किया जा रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। जैसे अभी आप लोग दिल्ली एनसीआर सुनते हो ना, दिल्ली एनसीआर, वैसे ही यहां पर ये नेशनल कैपिटल रीजन है। ये आपका क्या है, स्टेट कैपिटल रीजन है एससीआर, और इस एससीआर के तहत 6 जिले आपके शामिल किए जाएंगे यूपी के। कौन कौन से, अगर इनमें से आपका कोई जिला है तो जरूर बता देना। एक तो लखनऊ, दूसरा हरदोई, तीसरा सीतापुर, चौथा उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी। ये टोटल 6 जिले मिला करके आपका स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। ठीक है। पर्यटन और संस्कृति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्यटन, इसके बारे में बात करते हैं भैया। तो पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, तो मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बना रही है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए उसने। इसके बाद आप देखोगे अयोध्या पर्यटन का विकास कर रही है, इसके लिए उसने 150 करोड़ रुपए दिए। बाराबंकी सोमनी मौर्य, ओके वेरी नाइस। चलिए आगे बात करते हैं, चित्रकूट व मथुरा पर्यटन विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, 125 करोड़ रुपए यहां पर सरकार ने दिए हैं। ठीक है। जन उपयोगी मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए 30 करोड़ रुपए यहां पर दे रही है। वन एवं जो पर्यावरण है इसके लिए सरकार ने कितना यहां पर पैसा जो है वो रखा है और कितने वनाच्छादित क्षेत्र हो जाते हैं, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो प्रदेश में जो वृक्षादन है वो प्रेजेंट समय में 9.96% है और देश में दूसरा स्थान इसका हो जाता है। ठीक है, देश में दूसरा स्थान किसका है, यूपी का है। अगर हम वृक्षादान की बात करें तो फर्स्ट किसका है, तो चलो जल्दी से बताओ। सेकंड आ जाते हैं, बाघों की संख्या 2018 के अनुसार 173 थी जो कि 2022 में बढ़कर के 205 हो गई है। ठीक है। गोरखपुर की बात करते हैं, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां बनाया जा रहा है आपका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखपुर में बनाया जा रहा है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की यहां पर स्थापना भी की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में वानिकी और औद्यानिक जो विद्यालय है वो आपका कहां पे बनाया जाएगा, गोरखपुर में। इस प्रकार बजट 2025-26 में आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, महिला युवा सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। तो बजट के जो मेन हाईलाइटेड एरियाज हैं वो क्या है, ये देखो, आधारभूत संरचना डेवलप की जाएगी, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, महिला युवा सशक्तिकरण और पर्यावरणीय संरक्षण, इस पे विशेष ध्यान आपका दिया जाएगा। सो दिस इज द न्यूज जो हमने यहां पर आपकी, नॉट द न्यूज, बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है भाई, कि क्या क्षेत्र हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंट इसमें आपके फैक्ट्स हो जाते हैं, राइट। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि हमें बजट को जरूर एक बार जब जाना है तो रिवाइज करते हुए जाना है, क्योंकि बजट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। हाँ शिवम, 1 घंटा हो गया और आपकी क्लास भी अब खत्म हो गई है। अभी आपको जो समस्या है आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है लास्ट में तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच सोमनी मौर्य, थैंक यू अगेन। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन प्लीज बताएं, नहीं तो हम फिर सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। मैम कल क्लास कितने बजे चलेगी, यही 11 बजे सेम टाइम। हाँ, यूपीएसआई में भी प्रमोद, ये आपका जो बजट के कुछ सेगमेंट है वो आपकी हर जगह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सारी जगहों पर आप देखो तो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, यूपीएसआई में भी आपका वर्क करेगा ये, अगर थोड़ा बहुत बजट से सेक्शन आता है, पूछा जाता है यूपी का स्पेसिफिकली, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। योजनाएं जनरली आपकी आती हैं, योजना कहां पर कितना पैसा खर्च किया गया है, वैसे पीसीएस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। जी प्रशांत बताएं क्या क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। कल की क्लास का टाइमिंग 11 बजे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है कल की क्लास में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ वाला क्वेश्चन है ना, इससे वाकई में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, जबकि कल मैंने कहा भी था मैनेजमेंट से कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट मुझे
अभी थोड़ा सा इशू हो रहा है कि पीडीएफ का मुझे भी सिस्टम नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जनरली मुझे जो पता था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टेलीग्राम चैनल है कैरियरविल का, आप वो ज्वाइन करिए, मे भी शायद पीडीएफ वहां पर अपलोड होता हो। अगर आपको पीडीएफ कहीं नहीं मिलता है तो मैं एक काम करूंगी, स्पेशली आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगी, ठीक है, एक यहाँ पर एक ग्रुप बना दूंगी मैं, आप लोग बता दूंगी, उस ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगी, आप लोग उससे ज्वाइन कर लेना और वहां से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। मैं कहां से हूं? मैं दो जगह से हूं, आई एम फ्रॉम लखनऊ एज वेल एंड कानपुर, bring up and brought up in Kanpur and my family lived in Lucknow. राधिका, क्या ये क्लास आपकी ईपीएफओ के लिए सही है? इफ इन ईपीएफओ सिलेबस अगर ये बजट वाला सेगमेंट आता है देन तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ईपीएफओ में ये सेगमेंट है आपका देन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आपके सिलेबस में ईपीएफओ में ये वाला सेगमेंट नहीं है बजट से रिलेटेड तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, राइट। लेकिन अगर आपके उस सिलेबस में है ईपीएफओ के और ये वाली चीजें हैं तो मुझे लगता है देन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज ईपीएफओ के स्पेसिफिक सिलेबस से डिटेल में मैं बहुत ज्यादा अवगत नहीं हूँ। मुझे पीसीएस का सिलेबस पता है, मुझे यूपीएससी का सिलेबस पता है, आरओ का सिलेबस भी मुझे पता है, बट ईपीएफओ के सिलेबस से मैं अभी बहुत ज्यादा गो थ्रू नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ। ओके तो चलो आप सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मे बी आई होप आप सभी के मैंने जो प्रश्न थे उनके उत्तर दे दिए हैं। और रही बात आपकी जो पीडीएफ की समस्या है तो आज थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लो। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम में शॉर्ट नहीं कर पा रही हूं। जैसे ही ये वाली सारी चीजें होती हैं, एसआई का सिलेबस तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया होगा। अब मैं GS1, GS2, GS3, GS4 का यहाँ पर पूरा सिलेबस ओपन करके बताऊं, एक एक सेगमेंट बताऊं। चलिए ठीक है, एक दिन हम लोग इस सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। इसका पूरा मैं वीडियो ही बना दूंगी कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ यूपीएसआई के लिए तो है, वहां पर तो चीजें हैं आपकी, आ जाता है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच फॉर दी ज्वाइनिंग द सेशन। और कल 11 बजे आ जाना आप सभी, कल 11 बजे भी आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है क्लासेस है वो आपकी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।